सौम्या अवस्थी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत और जापान के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ऐसा नाम जिसने दोनों देशों के बीच दोस्ती, सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव को नई मजबूती देने के लिए लगातार काम किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं विभव कांत उपाध्याय की, जो इंडिया सेंटर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और जापान में भारत की पहचान को मजबूती से सामने रखने वाले जाने माने चेहरों में शामिल हैं। भारत और जापान के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका आधार आपसी विश्वास, संस्कृति, तकनीक, व्यापार और लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव भी है। ऐसे में इन रिश्तों को करीब से समझने और उन्हें मजबूत बनाने वाले लोगों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। विभव कांत उपाध्याय ने इसी दिशा में वर्षों तक काम किया और भारत जापान संबंधों को एक नई दृष्टि देने की कोशिश की है। उनके अनुभवों में दोनों देशों के रिश्तों की एक लंबी और दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। तो आज उनसे जानेंगे भारत और जापान के रिश्तों की मौजूदा तस्वीर, भविष्य की संभावनाएं और दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर उनकी खास सोच। विभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले भारत और जापान रिश्तों की मौजूदा तस्वीर को आप किस तरीके से देखते हैं? भारत और जापान दोनों ही एक नेचुरल पार्टनर्स हैं। भारत के पास जो कुछ भी है स्ट्रेंथ के रूप में, मजबूती के रूप में, वो आज जापान के काम आ रहा है और आ सकता है। और जो कुछ भी जापान के पास रहा है या है अभी, वो सब भारत को आज अपने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये दोनों ही देश जो हैं नेचुरल पार्टनर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, संपूरक हैं। और दोनों देशों के बीच में कई दशकों तक संवादहीनता रही और वो संवादहीनता जियोपॉलिटिक्स की देन थी। मगर यही चैलेंज एक था जो मैंने एक प्रयास किया, एक उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में जी। कि दोनों देशों के बीच में न केवल सहयोग बढ़े, बल्कि सहयोग की थीम क्या हो, इस पर भी काम किया। और आज 34 साल हैं इस काम को अंजाम देते हुए। आज मिशन सफल होता दिख रहा है और मुझे खुशी है कि आज बहुत ढेर सारे लोग जो हैं वो भारत और जापान दोनों के इस सहयोग को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, भारत और जापान के बीच लगातार भरोसा मजबूत हो रहा है। आपने भी बताया कि एक लंबा वक्त आपने भी दिया और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी सर आपने कलेक्ट किया होगा। आपने प्रयास किया, आप जैसे तमाम लोगों ने प्रयास किया होगा भारत और जापान के बीच के रिश्तों को मजबूत करने के लिए। अभी तक सर वो चीज कैसे आप भारत के अंदर देख पा रहे हैं? कितनी तेजी के साथ उसका असर देश के अंदर देखने को मिल रहा है? देखिए, इसको आप फेजेस में बांटिए। जब मैंने प्रयास शुरू किया था तब दोनों देशों के बीच में संबंध तो थे, संबंध तो हमारे कई हजार साल पुराने हैं, मगर संबंध तो थे मगर दिशा नहीं थी जी। और थीम भी इतनी कोई क्लियर नहीं थी कि करना क्या है और क्या कर सकते हैं। तो जो देशों के बीच में जो आमतः होता है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड क्या चल रहा है, जो सांस्कृतिक बंधन क्या है, हमारे बीच में और क्या संबंध सकते हैं, तो व्यापार जो है एक जरिया बनता है आम तरीके सोचा जाए तो। मगर जापान और भारत के बीच में जब 92-94 में मैंने ये प्रयास शुरू किया था जी। तो उस समय संबंध अच्छे थे। भारत को सम्मानित नज़र से देखा जाता था, मगर भारत के बारे में परसेप्शन सही नहीं था, जो होना चाहिए था वो नहीं था। और ये परसेप्शन को बदलने का ही चैलेंज बहुत बड़ा था कि भारत को अपना एक सहयोगी और एक ग्लोबल पार्टनर कैसे जापान समझे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
और उसी चैलेंज को मैंने स्वीकारा और उस पर काम किया और आज बहुआयामी रिश्ते हैं, व्यापार उसका आउटकम है। जो भी हम लोगों ने जो एक इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप का एक नाम दिया, एक फ्रेमवर्क बनाया, इसमें कई जापानी लीडर्स ने साथ में काम किया। इसको अटल जी का आशीर्वाद मिला। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत उन्होंने पूर्णतः आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से मैं जो भी वहाँ कर सका, और सामयिक भी था क्योंकि 1998 में मई का समय था शायद, जो है पोखरण का टेस्ट हुआ और जापान ने हमारे ऊपर बड़े सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका की देखा देखी में, और वो बहुत सीवियर सैंक्शंस थे और वो काफ़ी हृदय को चोट पहुंचाने वाले सैंक्शंस भी थे, जो कि मेरा उस समय मानना था कि ये संवादहीनता की देन थी वो जो है। और दोनों देशों के बीच में एक कोई सीधा नज़रिया नहीं था कि भारत को कैसे देखा जाए या जापान को कैसा देखा जाए। सम्मान दोनों के मन में था, क्योंकि ऐसा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद भारत जो है जापान के संग खड़ा रहा, उसके हर संकट में खड़ा रहा। जापान भी हिंदुस्तान के, भारत के हर संकट में, हर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खड़ा रहा। तो पारस्परिक जो संबंध थे और जो आपस में जो संबंध होने चाहिए वो सब कुछ था, बट बहुत ही बेयर मिनिमम पे था, बहुत ही छोटे स्तर पे था। और संवादहीनता उसका सही व्याख्यान है जी। मेरा मानना है। और उसी संवाद को किस प्रकार से बढ़ाया और कैसे एक विजन दिया, नया आयाम दिया। और इसमें मैं अकेला नहीं था, मैंने प्रारंभ किया, मैंने लीड किया कई चीज़ों को, मगर जापान के बड़े बड़े लीडर और हिंदुस्तान में भी अक्रॉस द पार्टी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका घरेलू राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। ये राष्ट्र निर्माण की बात है। ये एक ऐसे मित्र के संग संबंध बनाने की बात है जो हमारे संग अनकंडीशनल खड़ा है और हम उनके संग अनकंडीशनल खड़े रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए आपने बताया कि किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी रिश्ते बहुत बेहतर हुए, कभी ऐसी सिचुएशन भी आई कि चीज़ें गड़बड़ाती हुई नजर आई। बहुत सारा आपने प्रयास किया, आपने कहा कि सिर्फ आप अकेले नहीं थे इस लड़ाई में, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने रिश्तों को दोबारा से मजबूत करने का काम किया। अगर मैं हर अच्छे काम में या किसी बड़े काम की बात करें तो दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको कहाँ पर महसूस हुआ कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे अपने खुद के लोगों से मिला। अनफॉर्चुनेटली या ऐसा कहिए कि बहुत दुख के साथ मैं ये कहता हूँ कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमें पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि डेवलपमेंट के जिस फ्रेमवर्क को और या जिस रूल को अंग्रेज हमारे साथ छोड़कर गए, आज डेवलपमेंट और गवर्नेंस का वही सिस्टम हम एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं विद सम पैचवर्क। कुछ पैचवर्क के साथ में कुछ उसमें हम लोगों ने जोड़ लिया है, कुछ घटा दिया है, मगर जो मेन उसकी जो बैकबोन है वो अंग्रेज़ों द्वारा ही डिज़ाइंड है। और वो जो डिज़ाइन था वो हिंदुस्तान को सशक्त करने का नहीं था, वो हिंदुस्तान के ऊपर रूल करने का था। और उसमें कितना भी आप पैबंद लगा लीजिए, कितना भी चेंज कर लीजिए, मगर वो सशक्तिकरण की तरफ नहीं जा सकता है, वो केवल जो है दोहन की तरफ ही था। तो आज जब मैंने एक नए फ्रेमवर्क का आह्वान किया दोनों देशों के लीडर्स के बीच में और कहा कि भारत और जापान को मिलकर हमें मानव सभ्यता को एक नया डेवलपमेंट का मॉडल सुझाना चाहिए, जो हम दोनों देशों की भावनाओं, संस्कृति और हमारी जो गहन सोच है, फिलॉसफी है, उस पर
आधारित होना चाहिए। और इसका जो हम लोगों ने आह्वान किया वो ये था कि भाई दुनिया आज इतनी कठिनाई क्यों झेल रही है जी। उसका कारण यह है कि दोहन पर आधारित डेवलपमेंट का मॉडल पिछले 600-700 सालों से चल रहा है। उसका समय अब आ गया है। अब माँ वसुंधरा ने कह दिया कि मैं तुम्हारी नीड तो पूरी कर सकती हूँ, तुम्हारी ज़रूरत तो पूरी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लालच को सपोर्ट नहीं कर सकती, उसको सहारा नहीं दे सकती। क्योंकि जब 600 साल पहले ये प्रारंभ हुआ था तो आप जानती हैं कि उस समय बहुत कम लोग थे जो वसुंधरा में वेस्टर्न पश्चिम की तरफ थे और वो लोग इस डेवलपमेंट मॉडल को बनाने में सक्षम रहे। और उस समय कोई कठिनाई नहीं महसूस हुई क्योंकि उस समय लोग जो इस डेवलपमेंट को करना चाहते थे उनकी संख्या बहुत ही सीमित थी। और दुनिया भर में जो रिसोर्सेज हैं, जो जितने भी मटेरियल्स हैं और चीज़ें हैं वो असीमित थी। लगता था कि असीमित हैं क्योंकि बहुत कम लोग उसको दोहन करना चाहते थे। मगर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि दोहन के इस पूरे प्रोसेस में हमने जो संसार आज खड़ा किया है वही है आज मेन कारण कि आज हम युद्ध देख रहे हैं, विध्वंस देख रहे हैं, आतंकवाद देख रहे हैं। वो एस्पिरेशन वर्सेस रिसोर्स कहते हैं इसको, जो है कि लोगों की चाहत और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनके बीच का रेशियो जो है उल्टा हो गया है। उस समय जिन लोगों की ये चाहत थी कि हम डेवलप करें उनकी संख्या बहुत सीमित थी और ये असीमित था। अब उल्टा हो गया है, चाहत जो है असीमित हो गई है और रिसोर्सेज सीमित हो गए हैं। तो इसी पर आह्वान किया था कि भारत और जापान एक नए डेवलपमेंट मॉडल का आह्वान करें और उस डेवलपमेंट मॉडल को हम अफ्रीका तक भी ले जाएं, हिंदुस्तान में उसको करें। उसी पे आधारित ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसका पहला जो एक विजन देखा गया जिसमें हम लोगों का भी उस प्रोजेक्ट के रूप में बड़ा रोल था, वहाँ के पहले डिस्कशन हुआ। ये मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि ये किसने बनाया। दो सरकारों के बीच में करार हुआ और वो हुआ, बट वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये बात वहाँ से पहुँची कैसी? कोई ये आसमान से उतरी बात तो थी नहीं, कहीं पर तो ये बात पैदा हुई थी जो संवाद में उतरी, संवाद बना और संवाद के बाद सहमति हुई, सहमति के बाद फिर देशों के बीच में सहमति हुई, फिर जो देश में जो सिस्टम है उसने इसको अडॉप्ट किया और आगे बढ़े। तो जो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आई वो सिस्टम की तरफ से आई। हमारे यहाँ के सिस्टम को यही समझ में नहीं आया कि करने का प्रयास क्या कर रहे हैं जी। और वो मैं मानता हूँ कि संवादहीनता थी हमारे प्रयासों में और हमारे सिस्टम के बीच में। कोशिश काफ़ी की, हमें लगा कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है तो ये अपने आप सिस्टम समझ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा और मगर अंततः ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो है अंततः 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय योशिरो मोरी जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनके बीच में एक उद्घोषणा हुई, फिर उसके बाद उसका करार भी हुआ। उस करार के बाद जो है एक फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क के आधार पे कई इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक है। फिर उस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ द्रुतगामी रेलवे सिस्टम का भी जो है आह्वान हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो नया मॉडल हम लोग प्रस्तुत कर रहे थे उस समय, उसको हम लोगों ने अल्टरनेटिव वैकल्पिक विकास का मॉडल कहा। तो वैकल्पिक विकास के मॉडल के तहत SEZ का विकल्प था ये कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और एविएशन यानी कि हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकल्प था वो द्रुतगामी, जिसको आज हम ट्रेन है बनाना, जिसको हम बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये केवल इन कॉरिडोर्स का केवल भाग नहीं थी, बल्कि सोच ये थी कि देश में हमें एक विकल्प बनाना चाहिए एविएशन का भी जो है हवाई संसाधनों का एक विकल्प बनाना चाहिए, क्योंकि हवाई संसाधनों में हमारा कुछ भी नहीं है।
ना हम जहाज़ बनाते, ना उसका एक पेंच भी बनाते, ना हम केवल जो है एक बहुत बड़ी विसंगति में है, जिसमें कि पूरा जो है हमारा डिपेंडेंस जो है हम दूसरों पर आधारित हैं। मगर अगर हम ये द्रुतगामी रेलवे सिस्टम बनाते तो आज हमारे पास अपनी खुद का सिस्टम होता, हमारे देश का सिस्टम होता, जिसको हम जैसा चाहें वैसा। तो सर कुल मिलाकर प्रयास बहुत बड़े होने चाहिए थे, कदम बहुत बड़े बढ़ाने चाहिए थे, तो आज एक रेवोल्यूशनरी चेंज भी देखने को मिल सकता था। क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत लंबा वक्त बताया है, आपके बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो सर जब आप एक लंबी जर्नी कंप्लीट करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं, या हमारी खुद की ऐसी उपलब्धियां होती हैं जो हम गर्व के साथ उन उपलब्धियों को बताते हैं। सर आपके अनुभव से जुड़ी हुई वो खास उपलब्धि जानना चाहूंगी। देखिए, भारत और जापान के बीच में ग्लोबल पार्टनरशिप का जो वैश्विक साझेदारी का जो ये थॉट प्रोसेस है, ये जो सोच है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और इसके लिए मैं माननीय अटल जी को और आज उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो उनके बाद प्रधानमंत्री बने, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्हीं को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस ध्वजा को फहराए रखा और आगे भी ले जा रहे हैं। और एक तो ये उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि ये है कि ये मेरा एक सपना था कि भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री, यानी कि लीडर, दोनों तरफ के लीडर जो हैं, आपस में उनके बीच में संबंध बहुत मजबूत हों। और बहुत ही, तो वो एक ऐसा मौका 2007 में मिला, किन्हीं कारणों से जापान जाने का जो है कार्यक्रम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय मोदी साहब, उनके संग। तो वो जो एक जो पर्सनल रिलेशनशिप का जो एक पर्सनल रिलेशनशिप बन पाया उस समय, उसमें जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर पाया, वहाँ तक संबंध बना की शुरुआत है। बीज ही सबसे बड़ी बात होती है ना, कि बीज जो है, तो वो जो बीज बना वो माननीय मोदी जी के इस पूरे कार्यकाल में उन्होंने उसको और आगे ले जाने का पूरा प्रयास किया। उन संबंधों पर आधारित, जैसा कि कहा जाता है कि अंग्रेजी में कहते हैं उसको RNMNE। तो R जो है रिलेशनशिप होता है, जो मैकेनिज्म को ड्राइव करता है, M है, फिर मैकेनिज्म एग्जीक्यूशन को ड्राइव करता है, और एग्जीक्यूशन जो है इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट को ड्राइव करता है। तो जो R से शुरू हुआ, जिसमें चाहे वो मेरा आर हो, चाहे प्रधानमंत्री का आर हो, या प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का आर हो, या लोगों के बीच में आर हो, या संस्थाओं के बीच में आर हो, तो शुरू हमको आर से शुरू करना है। अब ज़रूरत है कि उपलब्धियों के रूप में हमें एम बनाना बहुत ज़रूरी है, मैकेनिज्म, यानी कि इंस्टीट्यूशंस खड़े करने जरूरी हैं दोनों देशों के बीच में, जो जॉइंट इंस्टीट्यूशंस हों। और उसके बाद एग्जीक्यूशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन शुरुआत तो उस रिलेशन से ही करनी पड़ेगी। जब रिश्ते मजबूत होंगे तो रास्ते अपने आप प्रशस्त होते चले जाएंगे, खुलते हुए चले जाएंगे। मैं एक उपलब्धि और बताना चाहूँगा, जो मेरी नहीं है केवल, मैंने केवल उसको प्रस्तुत किया था, और जो उसमें बेसिक काम होना चाहिए था वो सब किया था। वो था, मेरा मानना था कि प्रधानमंत्री जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बने, ये सोच थी। और वो सोच मुझे महसूस हुई जब मैं जापान में क्योतो शहर जाया करता था, और दोनों देशों के बीच में, और दोनों शहरों के बीच में बहुत सिमिलरिटीज थी, वो समानता थी बहुत जो है। तो क्योतो नदी के किनारे, बनारस भी नदी के किनारे, फिर उसके बाद क्योतो में हथकरघा उद्योग, बनारस में भी हथकरघा उद्योग, क्योतो में 5000 मंदिर, बनारस में 5000 मंदिर। क्योतो भी ही बहुत पुराना सांस्कृतिक केंद्र और धार्मिक केंद्र रहा, बनारस भी हो रहा।
तो जब ये सवाल आया है कि बनारस को खूबसूरत अगर बनाना है और नए मॉडर्न सिटी के रूप में आगे बढ़ाना है, इसको रिवैम्प करना जरूरी है, यानी कि फिर से पुनरुत्थान करना जरूरी है, तो हम किसको मॉडल में लें? जी। तो क्योतो ने ये 40 साल पहले ये काम किया, अपने आप को उन्होंने रिवैम्प किया और अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत, जहाँ हेरिटेज को बनाए रखते हुए, वहाँ की संस्कृति को बनाए रखते हुए और एक मॉडर्न सिटी के रूप में अपने आप को उन्होंने बिल्डअप किया। तो उस प्रोसेस को सीखना था। तो बनारस और क्योतो के बीच में जो इनिशिएटिव हुआ वो बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ी सर उपलब्धि है। क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है तो माफ़ी चाहूँगी। भारत अपडेट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत अपडेट एक बहुत अच्छा प्रयास है। मेरा मानना है कि भारत अपडेट को कुछ सामायिक विषयों पर और ख़ास तौर से भारत को इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो नए डेवलपमेंट मॉडल पर अपने आप को केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो चाहे वो यूपी हो या और राज्य हो, उन पर लगातार जो है खोजी पत्रकारिता जो है वो करते रहिए आप जो है, और यही मेरी आपसे आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव कांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत